Hello, good morning. This is my 9th January's lecture, and today we shall discuss about the chapter number 12, that is nothing but atoms. आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 12 एटम के अंदर हम लोग डिफरेंट केस कंडीशंस के अंदर कौन कौन से और डिफरेंट टाइम पीरियड में कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए और उनसे रिलेटेड डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो एटम्स है, एटम्स की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले इंडियन ऋषि कणाद ने, या इंडियन फिलोसफर थे ऋषि कणाद, उन्होंने सबसे पहले परमाणु का कंसेप्ट हम लोगों के सामने रखा और उसके अंदर यह कहा कि किसी भी सब्सटेंस का अनडिविजिबल पार्ट क्या होता है, परमाणु होता है। ये स्फेरिकल शेप का होता है। एक सब्सटेंस के या एक एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे और दूसरे सब्सटेंस से वो परमाणु क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये सबसे पहले आज से कई हजार साल पहले इंडियन फिलोसोफर ऋषि कणाद ने ये चीज हम लोगों के सामने रखी। फिर इंडिपेंडेंटली इसी से मिलती जुलती थ्योरी जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे सर जॉन डाल्टन, उन्होंने इससे मिलती जुलती थ्योरी हम लोगों के सामने रखी, जिसे हम लोग एटॉमिक मॉडल के नाम से, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते। उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्ट एटम कहलाता है और एक सब्सटेंस के एटम आइडेंटिकल होते हैं और दे आर डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर सब्सटेंस। यही थ्योरी किसने दी थी? इंडिपेंडेंटली सर जॉन डाल्टन ने दी थी। तो एटम की जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो सर जॉन डाल्टन को जाता है। और तब तक एटम्स एक स्फेरिकल बॉल के फॉर्म के अंदर ही माने जाते थे और इसको ये माना जाता था भाई इससे छोटे पार्ट के अंदर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये चीज सर जॉन डाल्टन ने दी थी। उसके बाद फिर आए एक और साइंटिस्ट थॉमसन, और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तब उन्होंने थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल हम लोगों के सामने रखा। और थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल के फॉर्म में होता है और इसके अंदर जगह जगह पर क्या होते हैं, रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, यानी जड़े रहते हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक प्लम पुडिंग मिठाई मॉडल हम लोगों के सामने रखा। ये एक यूरोपियन स्वीट है, डिश है जो खाना खाने के बाद परोसी जाती है। इसके अंदर क्रीम के अंदर क्या होते हैं, जगह जगह पर फ्रूट्स के पीसेस लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से सॉलिड स्फेरिकल बॉल के फॉर्म के अंदर एटम का पॉजिटिव चार्ज और सारा मास होता है और उसमें जिस तरह से ये फ्रूट्स होते हैं प्लम पुडिंग मिठाई के अंदर जगह जगह पर रेंडमली लगे होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड रहते हैं और एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज मिला करके टोटली एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इस बेसिस पर थॉमसन ने थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने पर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है वो इमिशन को एक्सप्लेन किया। ये था हमारे पास कौन सा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को काफ़ी इसको एक्सेप्ट किया गया और साइंस के फील्ड के अंदर इसे काफ़ी इज्जत मिली। कब तक? जब तक कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सामने नहीं आ गया, तब तक एटम का मॉडल कौन सा माना जाता था, यही थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल माना जाता था। और वही प्लम पुडिंग मॉडल, इसे थॉमसन्स एटॉमिक प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इसे इस तरह से भी माना जाता है जैसे एक तरबूज होता है, स्फेरिकल शेप होता है, उसके अंदर बीज जगह जगह पर क्या होते हैं, रैंडमली एम्बेडेड होते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी होते हैं। और ये चीज़ आपके पास थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानी जाती है। और थर्मियोनिक एमिशन बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर जो एटम न्यूट्रल होता है और जो इसका थर्मियोनिक एमिशन होता है, ये सारी के सारे कंसेप्ट
एटम के बेसिस पर क्या किए गए, एक्सप्लेन किए गए थे। अब उसके बाद आता है हमारे पास रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इधर तो हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और इसके बाद यहाँ सामने एक थिन गोल्डन फॉइल इसके अंदर रखी गई, और फिर उसके बाद इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का क्या किया गया, बम्बार्डमेंट किया गया। गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है वो है हाई एटॉमिक नंबर, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो करीब करीब, मास नंबर जो होता है वो करीब करीब क्या होता है, 80 के आसपास इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, या गोल्ड का जो एटम है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत बड़ी साइज में होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई रबर के बॉल को हम लोग दीवार पर मारे, इस तरह के साइज के कंपैरिजन हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 2He4 होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, यानी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ जब गोल्ड के ऊपर हमारे पास की गई, तो इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट थिन गोल्डन फॉइल के ऊपर किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों के सामने आए, और वो ऑब्जर्वेशन इधर हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जब अल्फा पार्टिकल जाएंगे, बिल्कुल वैसा जैसे दीवार पर अगर हम लोग कोई बॉल मारे तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि दीवार से टकरा करके वो बॉल वापस आएगी। तो जो अल्फा पार्टिकल के जो सेंसर्स थे वो सारे के सारे सेंसर्स इसी साइड पर लगाए गए ताकि अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज न्यूक्लियस के जा सकता है एनर्जी के बेसिस पर, वही एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लेकिन पता चला कि इसके अंदर बहुत कम अल्फा पार्टिकल, जितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुए उससे बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस मिले। बल्कि क्या हुआ कि जब बाद में आगे जाकर के एक्सपेरिमेंट के अंदर इधर हम लोग सेंसर लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अनडेविएटेड क्रॉस हो गए गोल्डन फॉइल से। यानी इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आया, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, ये गोल्डन फॉइल है, आर बम्बार्डेड following observations are obtained। कौन से ऑब्जर्वेशंस थे? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल unscattered process the golden foil। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो गोल्डन फॉइल को क्या कर गए, क्रॉस करके निकल गए। और दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर जो आई वो आई 1 out of 2000 अल्फा पार्टिकल्स scattered through acute angle। जितने अल्फा पार्टिकल यहां से भेजे गए उसमें से 2000 में से 1 अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तीसरा आया 1
out of 8,000 alpha particles scattered through obtuse angle, ये लेस देन 90 हमारे पास डिफ्लेक्ट हुआ और 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि ऑब्ट्यूस एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, यानी 90 के एंगल से, यानी इधर वापस इस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ। और चौथा ऑब्जर्वेशन था हमारे पास 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल scattered through 180 डिग्री, यानी रिटर्न होकर के वापस लौट आया। ये हमारे पास इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो अनस्कैटर्ड क्रॉस करके निकल गए और 2000 में से 1 अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से और 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूस एंगल से और 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर के क्या हुआ, वापस लौट आया 180 के एंगल से। कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से आए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड क्रॉस होकर के निकल गए। और इस सारे के सारे चीज से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ही क्या कहलाता है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। और कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, पूरा का पूरा ही क्या है कि एम्प्टी है, जिसके अंदर और सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से रीजन 10⁻⁻14 मीटर की साइज के रीजन के अंदर सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है। और बाकी का जो पोर्शन है एटम की जो साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज के अंदर या 10⁻⁹ मीटर की रेंज के अंदर जो एटम की जो साइज हमारे पास आती है वो सारा का सारा रीजन क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब हम लोग कंपैरिजन करें कहाँ 10⁻⁹ और कहाँ 10⁻⁻14, तो इसके अंदर हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो एक फुटबॉल के मैदान के अंदर एक छोटी सी मक्खी अगर बैठी हुई तो यही कंपैरिजन हमारे इसके अंदर एटम और न्यूक्लियस का हो सकता है। वो जो छोटा सा रीजन है जहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसी को न्यूक्लियस कहा गया। बाकी पोर्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सभी पॉसिबल ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। ये हमारे पास यही चीज क्या कहलाती है, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी कहलाया गया। Nearly whole mass and whole positive charge is concentrated in a small region of size 10⁻⁻14 meter called nucleus, and a rest part of atom of size 10⁻⁹ meter is empty, in which electrons revolve in all possible circular orbits.
This is called Rutherford's एटॉमिक मॉडल। ये चीज हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहलाई। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के तौर पर जो कंक्लूजन आया वही कंक्लूजन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहलाया, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल जब अनस्कैटर्ड क्रॉस कर गए, इसका मतलब वो एम्प्टी पार्ट पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुए जो इलेक्ट्रॉन से टकराए, और इलेक्ट्रॉन उन्हें रोक नहीं पाता क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से, और फिर ये तो अल्फा पार्टिकल के अंदर तो क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो मिल करके और इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाते। इस वजह से क्या हुआ कि वो तो अनस्कैटर्ड निकल गए, और जो एटम के न्यूक्लियस के जितने भी अल्फा पार्टिकल क्लोज आए वो सारे के सारे स्कैटर्ड हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूस एंगल से, और 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल वापस से हमारे पास 180 के एंगल से स्कैटर्ड होकर के लौट गया। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। तो ये तो हुआ हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ कमियां भी पाई गई कि जैसे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे सभी पॉसिबल ऑर्बिट्स के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो दे बिकम इन एक्सेलरेटेड मोशन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब सर्कुलर मोशन करेंगे तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होंगे। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ रखी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए काइंड ऑफ एनर्जी और होल्ड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली कम होगी तो उसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस भी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और सर्कुलर पाथ की रेडियस कम होती जाएगी तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते, रेडियस कम होते होते फाइनली इट शुड जंप इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जंप कर देना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके अंदर एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल होने चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं एटम्स अनस्टेबल नहीं होते, बल्कि कौन से होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो रदरफोर्ड की थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग एटम्स अनस्टेबल होने चाहिए, जबकि वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब अल्फा पार्टिकल क्या होगा कि सभी पॉसिबल ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा, फिर उसके कंटिन्यूसली एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है एटम का, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब सारी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ की एनर्जी उससे क्या होनी चाहिए, रेडिएट होनी चाहिए। कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की एनर्जी उसमें एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। जबकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो हमें कौन सा मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता, बल्कि कौन सा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर हमारे पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है, और वो आएगी आपके पास कि जब अल्फा पार्टिकल इसके अंदर हमारे पास है, जब तीसरी चीज होगी कि जब हमारे पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन के यानी कि जो स्पेक्ट्रम के जो लाइन स्पेक्ट्रम, वो भी और छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं उसके अंदर और छोटी छोटी लाइंस के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है, जिसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया। तो 3 तरह के इसके अंदर ड्रॉबैक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला
कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल होना चाहिए जबकि वो स्टेबल होता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए जबकि वो लाइन होता है। और तीसरी चीज ये होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इम्पोजिशन में वो जो आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम वो भी और छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होता है और छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया था। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वो मॉडल कि ये ड्रॉबैक्स हम लोगों के सामने आए। इसके लिए फिर हमारे पास एक और एटॉमिक मॉडल जो नील बोर्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है, वो नील बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल हम लोगों के सामने प्रपोज किया और उसके अंदर ये जो इसके अंदर कुछ कमियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आता है हमारे पास नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसको सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, ये चीज नील बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर हम लोगों के सामने रखी। उसने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिन्हें हम लोग एटॉमिक नंबर या Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कूलम्ब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या कूलम्ब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एक्सर्ट कर रहा है वही कूलम्ब फोर्स उससे क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये नील बोर्स का क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ। द नेसेसरी centripetal force required by electrons to revolve around the nucleus is provided by Coulomb force of electrostatics exerted by nucleus on electrons। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कूलम्ब फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अगर मान लो कोई भी nth ऑर्बिट लेते हैं तो Rn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m और Vn स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। किसी भी और nवे ऑर्बिट हमने कंसिडर कर लिया तो nवे ऑर्बिट के रेडियस मान लो हमारे पास Rn है, वेलोसिटी Vn है, तो Q1 Q2 अपॉन Rn स्क्वायर, m Vn स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर वो कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। Rn ऑर्बिट की क्या है, रेडियस है। Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Z एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और E चार्ज ऑन
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और Q2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा KZE डॉट E अपॉन Rn स्क्वायर इज इक्वल टू MVn स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर या KZE स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर इज इक्वल टू MVn अपॉन Rn स्क्वायर। हमारे पास इसके अंदर MVn स्क्वायर अपॉन Rn हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये चीज हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट आया और फर्स्ट पोस्टुलेट के बाद अब हम लोग आएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है इसी पर करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड पोस्टुलेट आएगा कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता। जो रदरफोर्ड ने दिया था कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, वो सभी पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। n नंबर ऑफ आपके पास ऑर्बिट रहेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π है, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो उस n उसके अंदर वो फिक्स ऑर्बिट होगा और जब उसमें रिवॉल्व करेगा तो किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ये सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास इसके अंदर आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, सेकंड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स revolve in such orbits in which it possesses angular momentum nh/2π, जहां पर n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इट इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन never release energy in the form of EMW। जिस ऑर्बिट के अंदर वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी और रिलीज नहीं करता है, यानी हमारे पास m और v r n ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, v वेलोसिटी, r n रेडियस, m v r n ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, nh/2π के इक्वल होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर मान लो हम लोगों के पास इससे स्पेक्ट्रम ही नहीं मिल रहा हम लोगों को, कि स्पेक्ट्रम तो कब मिलेगा, जब हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा और अगर रिलीज होगी तो इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग तो फिर जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन नील बोर ने किसके अंदर किया, थर्ड पोस्टुलेट के अंदर किया था। और उसने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिट करता है, अगर वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा तो एनर्जी को रिलीज करके जाएगा, और अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। और ये जो एनर्जी का जो रिलीज और एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन की जो दोनों ऑर्बिट्स हैं उन दोनों ऑर्बिट्स के अंदर जो जिनमें वो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन जिन ऑर्बिट्स के बीच में होगा उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। यानी एक ऑर्बिट के अंदर एनर्जी ज्यादा है, दूसरे के अंदर कम है, अंदर वाले में ज्यादा होगी,
बाहर वाले के अंदर वाले में कम होगी, बाहर वाले के अंदर ज़्यादा होगी। तो जब अंदर वाले से बाहर वाले के अंदर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और बाहर से जब अंदर की तरफ आएगा, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट से जब कम नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा और रिलीज करके आता है। और ये जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और जो अमाउंट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, वो जो दोनों ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उन एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होता है। ये थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास किसके अंदर आएगा, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर आएगा। तो थर्ड पोस्टुलेट है व्हेन इलेक्ट्रॉन transits between two energy levels, when electron transits between two energy levels, it releases or absorbs certain amount of energy equal to energy difference of orbits। मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा En2 माइनस En1। अगर N2 से N1 के अंदर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा ई एन या डेल्टा ई इज इक्वल टू En2 माइनस En1, दोनों करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स है या जो ऑर्बिट्स है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होती है। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स हम लोगों के सामने आते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर आगे की क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नील बोर्स के पोस्टुलेट्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे।